हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी हम जो नेक्स्ट एक्ट डिस्कस करने वाले वो है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ये जो एक्ट था ये लास्ट एक्ट था जो ब्रिटिश रूल में बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का आखिरी एक्ट जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 था। इसके बाद ब्रिटिश का जो रूल था वो इंडिया में खत्म हो गया था। तो देखिए इस एक्ट के बारे में पहले इसका बैकग्राउंड जान लेते। तो देखिए February 20, 1947 में the British Prime Minister Clement Attlee declared that the British rule in India would end by June 30, 1948। June 30, 1948 को ब्रिटिश रूल जो है इंडिया में वो खत्म हो जाएगा, ऐसा क्लेमेंट एटली उस टाइम के ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इन्होंने डिक्लेयर किया था। तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें ये कहा गया था कि आफ्टर दिस द पावर वुड बी ट्रांसफर टू रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स। देखिए ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा महत्व ये इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसमें ये कहा गया था कि जो पावर्स है ये रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो इसके कारण, इस अनाउंसमेंट के कारण एक एजिटेशन, मुस्लिम लीग में एजिटेशन हो गया था। देखिए तो क्योंकि ये जो एक्ट था इसमें ये कहा गया था कि ट्रांसफर टू रेस्पॉन्सिबल इंडियन हैंड्स, जिसके कारण जो मुस्लिम लीग थी इसमें एजिटेशंस आ गए थे। देखिए तो डिमांड, और उन्होंने डिमांड किया था पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, तो देखिए अब देखिए इसके बाद जब उन्होंने डिमांड किया था, मुस्लिम लीग डिमांडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, उसके बाद ऑन June 3, 1947 द ब्रिटिश गवर्नमेंट मेड इट क्लियर। अब देखिए उन्होंने बहुत बड़ी चीज क्लियर की थी, दैट एनी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया कैन नॉट अप्लाई टू दोज पार्ट ऑफ कंट्री विच वर अनविलिंग, ठीक है, टू एक्सेप्ट इट। तो देखिए इसमें यह लिखा गया था कि June 3, 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक और चीज जो क्लियर की थी वो ये थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाएगा। देखिए हम जैसे कि जानते हैं कि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म की गई थी, एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। तो इसमें यह कहा गया था कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, ठीक है, जो 1946 में फॉर्म हुई थी, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे ये वो पार्ट्स, कंट्री के वो पार्ट्स के लिए अप्लाई नहीं होगा जो ये नहीं चाहते। ठीक है, जो अनविलिंग है, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनके लिए ये एक्ट लागू, वो कॉन्स्टिट्यूशन लागू नहीं होगा। अब देखिए कि अब जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो वाइस रॉय ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे, जब ये एक्ट आया उस टाइम पे उन्होंने एक पार्टीशन प्लान रखा था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने एक पार्टीशन प्लान रखा था जिसको माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने ये प्लान 3 जून 1947 को रखा था। ठीक है, द प्लान एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, दोनों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, कांग्रेस ने, उसके साथ साथ मुस्लिम लीग ने। और इसके बाद ये एक्ट एनेक्ट किया गया जो था इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। तो ये था इस एक्ट का बैकग्राउंड। अब देखते हैं इस एक्ट के में प्रोविजन या फिर फीचर्स क्या है इस एक्ट के। ठीक है, तो अभी हम जैसे प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहली बात यह है, जो फर्स्ट प्रोविजन है इस एक्ट का वो ये है कि इट एंडेड, देखिए सबसे पहले, इट एंडेड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया एंड डिक्लेयर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट सोवेरिन स्टेट फ्रॉम August 15, 1947। ठीक है, ब्रिटिश रूल एंड किया गया इस एक्ट के थ्रू और इंडिया को एक इंडिपेंडेंट और सोवेरिन स्टेट करके डिक्लेयर किया गया। सोवेरिन यानी एकदम, वो एकदम उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं रहेगा। ठीक है, वो फ्री रहेगा अपने डिसीजन लेने में। ठीक है, तो ये था इसका फर्स्ट फीचर। अब सेकंड फीचर के हम और बढ़ते हैं। तो सेकंड फीचर ये कहता है कि इट प्रोवाइडेड फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान विद द राइट टू सीसीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। ठीक है, अब देखिए इन्होंने पार्टीशन ऑफ इंडिया का एक प्रोविजन रखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि दो इंडिपेंडेंट डोमिनियन बनाए जाएंगे, इंडिया और पाकिस्तान। और जो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, इसके ये दोनों मेंबर्स थे, तो ये कभी भी यहां से सिसीड यानी कभी भी निकलने का इनको राइट दिया गया था, बाहर निकलने का ब्रिटिश कॉमनवेल्थ से। ये था सेकंड प्रोविजन। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड प्रोविजन, दैट इज इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ वाइस रॉय। वाइस रॉय का जो ऑफिस था वो एबॉलिश किया गया, और for each dominion a governor general who was appointed by the British king on the advice of dominion cabinet। ठीक है, वाइस रॉय का एबॉलिश करके गवर्नर जनरल अपॉइंट किए गए, ब्रिटिश किंग ने अपॉइंट किए थे। ठीक है, दोनों डोमिनियन में, इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पे। ठीक है, तो ये था इसका थर्ड फीचर। तो देखिए कि थर्ड फीचर में एक और चीज हमको ये देखनी है कि जो हिज मैजेस्टीज
गवर्नमेंट इन ब्रिटेन वॉज टू हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी विथ रेस्पेक्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। अब उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, जो वहां का गवर्नमेंट था, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो क्राउन था, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी नहीं रही इंडिया और पाकिस्तान पे। तो ठीक है, तो ये था थर्ड फीचर। अब नाउ विल मूव टुवर्ड्स द फोर्थ फीचर। द फोर्थ फीचर सेज दैट it empowered the constituent assembly of the two dominions to frame and adopt any constitution for their respective nation and to repeal any act of the British Parliament, include the इंडिपेंडेंस एक्ट इटसेल्फ। ठीक है, तो दोनों जो डोमिनियंस थे इंडिया और पाकिस्तान, वो अपना अपना जिस तरह से उनको कॉन्स्टिट्यूशन लगता है वैसा अडॉप्ट करेंगे, इनैक्ट करेंगे और बनाएंगे, फ्रेम करेंगे। और अपने और एक चीज इसमें मेन ये लिखी गई थी कि वो ये जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के जितने भी एक्ट थे उसको ये कभी भी रिपील कर सकते हैं, एक इंडिपेंडेंस एक्ट को भी रिपील कर सकते हैं। ये चीज याद रखिएगा, इंडिपेंडेंस एक्ट जो ये था इसको भी रिपील कर सकते थे। ठीक है, ये पावर दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को। तो जो फिफ्थ फीचर इस एक्ट का, अकॉर्डिंग टू दिस फिफ्थ फीचर, इट एम्पावर्ड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज ऑफ बोथ द डोमिनियंस टू लेजिस्लेट फॉर देयर रेस्पेक्टिव टेरिटरीज टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में ड्राफ्टेड एंड एनफोर्स। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज थी इंडिया और पाकिस्तान दोनों की, इनको एक पावर दिया गया था कि ये लेजिस्लेट कर सकते हैं अब अपनी टेरिटरी के लिए, जब तक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट और एनफोर्स नहीं हो जाता तब तक। ठीक है, ये था फिफ्थ फीचर। सिक्स्थ फीचर इज दैट इट एबॉलिश द ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। ये ऑफिस जो बनाया गया था पिछले एक्ट्स में, इसको यहाँ पे एबॉलिश कर दिया गया था इंडिया से। अब इसको एबॉलिश किया गया था तो इसके फंक्शंस का क्या हुआ, इसकी जो भी फंक्शंस थी दैट वर ट्रांसफर्ड टू द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स। कॉमनवेल्थ अफेयर्स का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था उसको ये पूरी पावर्स ट्रांसफर कर दी गई थी। Now the seventh feature is that it proclaimed the lapse of British paramountcy over the Indian princely state and treaty relation with tribal areas from August 15, 1947। जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी और जो ब्रिटिश पैरामाउंटेसी थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर, और जो ट्रीटी रिलेशंस थे ट्राइबल एरियाज पे, वो सब यहाँ पे लैप्स कर दिए गए, खत्म कर दिए गए थे यहाँ पे। तो देखिए ये था सेवेंथ फीचर। एट फीचर इज दैट इट ग्रांटेड फ्रीडम to the Indian princely states either to join the dominion of India or dominion of Pakistan or to remain independent। देखिए जो प्रोविंसेस प्रिंसली स्टेट्स थे, देखिए प्रिंसली स्टेट्स काफी सारे थे उस वक्त जब ब्रिटिश हमारा इंडिया छोड़ के गए थे उस टाइम पे। तो ये जो थी इनको फ्रीडम दिया गया था इस एक्ट के थ्रू कि आप पहली चीज की इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं, दूसरी चीज पाकिस्तान को ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपको दोनों में से कहीं भी नहीं जाना तो आप इंडिपेंडेंट रह सकते हो। तो ये था इसका एट्थ फीचर। तो नाइन्थ फीचर की तरफ देखते हैं। नाइन्थ फीचर इज दैट इट प्रोवाइडेड फॉर द गवर्नेंस ऑफ ईच ऑफ द डोमिनियंस एंड प्रोविंसेस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 टिल द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड। ओके, तो देखिए यहाँ पे गवर्नेंस दिया गया था दोनों डोमिनेंस को और उसके साथ साथ प्रोविंसेस को। ये एक्ट के थ्रू जब तक इनका नया कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं हो जाता तब तक गवर्नेंस मिलेगा इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो थे डोमिनियंस इंडिया और पाकिस्तान, इनको एक अथॉरिटी भी दी थी कि वो इस एक्ट को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, ये एक्ट एक प्रोविजंस, इसके प्रोविजंस के ऊपर गवर्न करेगी दोनों डोमिनियंस और ये इसको मॉडिफाई भी कर सकते थे। दिस इज ऑल अबाउट नाइन्थ फीचर। Now we'll move towards the 10th feature. The 10th feature is that it deprived the British monarch, okay, of his right to veto bill and ask for reservation of certain bills for his approval। ठीक है, जो ब्रिटिश मोनार्क के पास राइट था वेटो बिल्स का, रिजर्वेशन जो सर्टेन बिल्स थे जो रिजर्वेशंस के लिए वो पूछ सकता था सर्टेन बिल्स के, उसके अप्रूवल के लिए। तो ये सब यहाँ पे उसको डिप्राइव किया गया इन सब पावर्स से। पर ये जो राइट थे ये गवर्नर जनरल को दिए गए। ठीक है, ब्रिटिश मोनार्क से निकाल के गवर्नर जनरल को दिए गए कि राइट टू वेटो बिल्स, आस्क फॉर रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन बिल्स फॉर हिज अप्रूवल, ये सब गवर्नर जनरल को दिए गए। गवर्नर जनरल वुड हैव फुल पावर टू असेंट टू एनी बिल। जैसे आज हमारे प्रेसिडेंट असेंट देते हैं किसी भी बिल पे, तो उसी तरह से गवर्नर जनरल ये अपना उसको पावर दी गई थी अपना असेंट देने की इन द नेम ऑफ हिज मैजेस्टी। ठीक है, तो ये था 10th फीचर, हिज मैजेस्टी यानी ब्रिटिश क्राउन।
ओके, उनके नाम पे ये एसेंट दे सकता था, इसको फुल पावर दी गई थी. दिस इज अबाउट द 10th फीचर. नाउ विल मूव टुवर्ड्स 11th फीचर. 11th feature is that it designated the Governor General of India and the provincial governors of constitutional, that is nominal heads of state. ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और जो प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे उनको नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट बनाया गया. कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट, जिस तरह से आज प्रेसिडेंट और गवर्नर से नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट्स, उसी तरह उस वक्त गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसके साथ साथ गवर्नर्स. ठीक है, they were made to act on the advice of respective council of minister in all matter. जैसा आज होता है प्रेसिडेंट और गवर्नर्स जो एडवाइस होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, उसके हिसाब से एक्ट बनाते हैं, उसी तरह उस वक्त भी यही राइट्स इनको दिए गए थे. ठीक है, ऑन द एडवाइस ऑफ रेस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन ऑल मैटर, इसके ऊपर ही वो काम करेंगे. ठीक है, 11th फीचर. सो 12th फीचर इज दैट इट ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्परर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड. ठीक है, तो ये जो रॉयल टाइटल्स थे कुछ किंग ऑफ इंग्लैंड के, उसमें से ये जो टाइटल ऑफ एम्परर था ऑफ इंडिया, इसको ड्रॉप किया गया. ठीक है, ये एक्ट के थ्रू. नाउ द 13th फीचर इज दैट इट डिसकंटिन्यूड द अपॉइंटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज. देखिए, सिविल सर्विसेज के जो अपॉइंटमेंट थे ये डिसकंटिन्यू किए गए, क्योंकि ब्रिटिश का रूल खत्म हो रहा था, तो सिविल सर्विसेज का अपॉइंटमेंट यहाँ पे रोक दिया गया. और जो रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट थी बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, इनको भी डिसकंटिन्यू किया गया. ठीक है, और ये था इसमें. और देखिए कि नेक्स्ट ये कि पर जो मेंबर्स अब अपॉइंट हो चुके थे पहले से सिविल सर्विसेज में 15 अगस्त 1947 के पहले, तो उनके लिए क्या प्रोविजन रहेंगे इस एक्ट में. तो इस एक्ट में उनके लिए ये कहा गया था कि वो जो बेनिफिट्स उनको मिल रहे हैं वो चलते रहेंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे. ठीक है, तो देखिए इसमें ऐसा लिखा गया, द मेंबर ऑफ द सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड बिफोर August 15, 1947 वुड कंटिन्यू टू एंजॉय ऑल बेनिफिट्स दैट दे वर एंटाइटल्ड टू टिल दैट टाइम. तो उस वक्त तक जो उनको मिल रहे थे जितने भी बेनिफिट्स, वो अभी कंटिन्यू रहेंगे जो पहले अपॉइंट हुए थे 15 अगस्त 1947 के जो सिविल सर्वेंट्स पहले अपॉइंट हुए थे. तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. ओके, एक स्टेटमेंट दिया है इस चैप्टर के लास्ट पेज पे. जो लास्ट में एक स्टेटमेंट लिखा गया है वो ये है, देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एक फ्रेम करने के लिए आंसर. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट of 14 and 15 August 1947, the British rule came to an end and power was transferred to the two new independent dominions of India and Pakistan. Lord Mountbatten became the first Governor General of New Dominion of India. He swore in Jawaharlal Nehru as the first Prime Minister of independent India. The Constituent Assembly of India, formed in 1946, became Parliament of Indian Dominion. ठीक है, तो देखिए 14 और 15 अगस्त को 1947 को जो ब्रिटिश रूल थे इन दोनों डोमिनियन में, इंडिया और पाकिस्तान में, देखिए 14 अगस्त को पाकिस्तान में, 15 अगस्त को इंडिया में, ये ब्रिटिश रूल खत्म हो गया. उसके साथ साथ जो लॉर्ड माउंटबैटन थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल इंडिया के बने और उन्हीं के इसमें जवाहरलाल नेहरू जो थे वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बन गए. उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारे इंडिया की जो 1946 में बनी थी, वो खुद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया बन गया. Okay, so this is all about our first chapter, that is historical background from Indian polity by M. Lakshmikant. Thank you.